तुम लोगों ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया कि आग रोशन नहीं की। ये जगह बदरुआई स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है और आग को देख फिर कोई ना कोई जरूर इधर आ जाता। स्टेशन पर एलोर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है। उसने हमें इतना डरा दिया कि दूसरी रात भी हमने आग न जलाई और मच्छरों से हाथापाई करते रहे। दूसरी रात भी आंखों में कट गई। दूसरे दिन माधवी दिन के 12 बजे आई। वो घबराई हुई थी, कहने लगी, बदरुआई घाट स्टेशन पर रात पुलिस एक ट्रेन को रोककर 2 घंटे तलाशी लेती रही। उसने कैप्टन जमशेद की तरफ देखकर कहा, कैप्टन जमशेद, मुझे मालूम नहीं था कि पुलिस के पास तुम्हारी तस्वीर मौजूद है। ये तस्वीर जेल में ली गई थी। अब तुम लोगों का यहाँ से फौरी तौर पर निकलना और मुश्किल हो गया है। कैप्टन जमशेद ये सुनकर हक्का पक्का सा होकर रह गया कि जेल के हुकाम ने उसकी तस्वीर पुलिस को दे दी है। कहने लगा, यहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जेल में मेरी कभी कोई तस्वीर नहीं उतारी गई। माधवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हें वहाँ इतना टॉर्चर किया गया था कि तुम्हें तो अपना होश नहीं था। तुम कई बार बेहोश हो जाते थे। जेल के लोग तुम्हारी तस्वीर किसी भी वक्त उतार सकते थे। हम पर माधवी की बातों ने मायूसी तारी कर दी। जब हमने उससे पूछा कि इस जहन्नुम के झोंपड़े में हमें और कितनी रातें गुजारनी होंगी, तो वो बोली, मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि पुलिस चारों तरफ फैली हुई है। पीछे बदरुआई घाट स्टेशन पर तो पुलिस ने छावनी डाल दी है और मेरी इत्तला के मुताबिक पुलिस के गश्ती दस्ते दरिया की दोनों जानिब तुम्हारी तलाश में गश्त लगा रहे हैं। ये सुनकर हम पर मजीद मायूसी छा गई। माधवी अगले रोज आने का कहकर चली गई। दिन हमने झोंपड़े के अंदर और कभी झोंपड़े से बाहर निकलकर इधर उधर झाड़ियों और दरख्तों के नीचे छुपकर गुजार दिया। तीसरी रात को आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम झोंपड़ी में बैठे थे। बारिश की वजह से मच्छरों से थोड़ी सी निजात मिल गई थी, मगर एक और मुसीबत नाजिल हो गई थी। झोंपड़े की छत जगह जगह से टपकने लगी। पहले टपकती रही, फिर परनालों की तरह पानी झोंपड़ी के अंदर हमारे ऊपर गिरने लगा। हम कभी एक तरफ हो जाते, कभी दूसरी तरफ हो जाते। झोंपड़ी नशेबी जगह पर थी, उसके अंदर भी पानी आ गया। हम झोंपड़ी से निकलकर बारिश में भीगते हुए जरा ऊपर एक ऊंची जगह पर दरख्तों के नीचे चले गए। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता था। दरख्त बुरी तरह टपक रहे थे, मगर हमारे सामने दूसरी कोई जगह नहीं थी। वहीं एक दूसरे के साथ लगकर बैठे रहे और रात गुजर गई। बारिश पिछले पहर रुक गई थी। बैठे बैठे दरख्त से डेक लगाकर बारिश में टपकते दरख्तों के नीचे इसी वक्त थोड़ी देर के लिए भी सो गए। दिन की रोशनी में देखा कि नीचे झोंपड़े बारिश के पानी में तैर रहे थे। नाचार उसी ऊंची जगह पर बैठे रहे। आधा दिन गुजर गया। माधवी की गाड़ी कहीं नजर न आई। भूख और प्यास महसूस हो रही थी। हमने पिछली शुरू रात को थोड़े से चावल खाए थे और पानी पिया था और अब आधा दिन गुजर गया था। मैं तो इससे भी ज्यादा भूख बर्दाश्त कर सकता था, मगर कैप्टन जमशेद के होंठ प्यास से खुश्क हो रहे थे। कहने लगा, मैं बारिश का पानी पीने लगा हूँ। मैंने उसे कहा, जैसे तुम बारिश का पानी कहते हो, इसमें गंदा पानी भी शामिल है। ये पीने से बीमार पड़ जाओगे। तीसरे पहर जाकर कहीं बारिश का पानी उतरा और हम कीचड़ में से गुजरते हुए झोंपड़ी में आ गए। ठीक उस वक्त माधवी की एम्बुलेंस आ गई। उस वक्त मुझे माधवी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे इस औरत ने जानबूझकर हमें रोक रखा है और हमें पुलिस का खौफ दिलाकर आगे नहीं जाने दे रही। वो हमारे लिए खाना और गर्म कॉफी से भरा हुआ थर्मस लाई थी। कहने लगी, रात की बारिश ने हर तरफ जंथल एक कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए कीमे की खिचड़ी पकवा कर लाई हूँ। यह हैदराबाद की खास सौगात है। मैंने किसी कदर तल्ख लहजे में कहा, मिस माधवी, प्लीज हमें वाज़े तौर पर बता दो कि आखिर हमें कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। माधवी संजीदा हो गई। कहने लगी, क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ ड्रामा कर रही हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो बेशक यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर पुलिस ने तुम्हें यहाँ से निकलते ही पकड़ लिया तो हरगिज मेरा नाम किसी के आगे न लेना। कैप्टन जमशेद ने नरम लहजे में माजरत पेश करते हुए कहा, नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं। असल में हमें यहाँ मच्छरों ने परेशान कर रखा है और कोई बात नहीं। माधवी का चेहरा अभी तक संजीदा था। हम कॉफी पी रहे थे। कहने लगी, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, अपने शौक से नहीं कर रही। मैंने मायूसी के साथ पूछा, हमें तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक जहाँ मजीद कितने दिन रहना होगा? वो पहले तो कुछ न बोली, फिर कहने लगी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। जहाँ से मैं सीधी बदरुआई घाट के स्टेशन पर हालात का जायजा लूंगी, कल किसी वक्त आकर तुम्हें बताऊंगी। जब वो चली गई तो मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, कैप्टन, मेरा ख्याल है कि अब हमें माधवी की बातों पर नहीं जाना चाहिए। हमें यहाँ से अपने तौर पर निकल जाना चाहिए। कैप्टन जमशेद ने कहा, मैं तो पहले भी तुम्हें यही कहता था और अब भी मेरा यही ख्याल है कि हमें इस औरत पर एतबार नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, ये औरत तुम्हारी मोहब्बत में एक अजीब खेल खेल रही है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, ये औरत तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहती। ये मोहब्बत का मनफी खेल खेल रही है। कैप्टन जमशेद के चेहरे पर सोच की लकीरें उभरने लगी। मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर तुम क्या कहते हो? मैंने जवाब दिया कि कल का दिन देख लेते हैं, देखते हैं कल ये औरत आकर हमें क्या बताती है। वो दिन और रात की हमने झोंपड़े में और कभी झोंपड़े से बाहर दरख्तों में गुजार दी। दूसरे दिन बारिश ना हुई, जिसके लिए हमने खुदा का शुक्र अदा किया। अगले रोज दोपहर के वक्त माधवी आई। वो घबराई हुई थी या घबराहट की अदाकारी कर रही थी। कहने लगी, बदरुआई घाट पर तो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है
पुलिस के पास कैप्टन जमशेद की तस्वीरों की कॉपियां मौजूद हैं और पुलिस हर मुसाफिर को गौर से देखने के बाद स्टेशन से बाहर जाने की इजाजत देती है। उसके बयान के मुताबिक हालात ज्यादा संगीन थे। उसने हमें खास तौर पर हिदायत की थी कि हम रात के वक्त भी झोंपड़ी से बाहर न निकलें। वो हमारे लिए जो थोड़ा बहुत खाना लाई थी वो हमने खाया। हमारे पास कुछ देर बैठने के बाद माधवी दूसरे रोज आने का कहकर चली गई। जब वो चली गई तो हमने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखा। हमारे चेहरों के तासुरात बता रहे थे कि हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। मैंने कैप्टन से पूछा क्या ख्याल है। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा बिल्कुल ठीक ख्याल है, हमें आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने अपनी जेबों की तलाशी ली। मेरे पास इंडियन करेंसी के 40-45 रुपए थे। रिवॉल्वर भी था और कुछ फालतू गोलियां भी थी जो मैंने पतलून की अकबी जेब में डाल रखी थी। हमें माधवी की बातों से अंदाजा हो गया था कि बदरुआई घाट का स्टेशन वहां से पीछे की जानिब ज्यादा दूर नहीं है और यह भी मालूम हो गया था कि वहां से ब्रांच लाइन पर गाड़ियां चलती रहती हैं। कैप्टन जमशेद कहने लगा बदरुआई स्टेशन पर पुलिस मौजूद है, हमें यहाँ से आगे जाकर किसी स्टेशन पर से गाड़ी पकड़नी चाहिए। मैंने बड़े एतमाद और यकीन के साथ कहा कैप्टन जमशेद माधवी झूठ बोलती है। मुझे यकीन है कि बदरुआई स्टेशन पर पुलिस ने कोई नाकाबंदी नहीं कर रखी और पुलिस के पास तुम्हारी तस्वीर भी नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर हम बदरुआई घाट स्टेशन की बजाय यहाँ से लाइनों के आगे जाकर किसी छोटे स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे। तो फिर अभी यहाँ से निकल पड़ते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी दिन की रोशनी बाकी है, शाम होने के बाद यहाँ से निकलेंगे। उस वक्त सूरज गुरूब होने वाला था। थोड़ी देर बाद सूरज बादलों के पीछे गुरूब हो गया और शाम का अंधेरा बादलों की वजह से जल्दी छा गया। हमारे पास कोई सामान वगैरह नहीं था। 3 कपड़ों में थे। कैप्टन जमशेद के कपड़े बोसीदा हो रहे थे। उसने आधे बाजुओं वाली कमीज और पुरानी पतलून पहन रखी थी। जेल में भी उसका यही लिबास रहा था। जहां आकर उसने 1-2 बार कपड़े धोकर थोड़े बहुत साफ कर लिए थे। मैंने तमीज के ऊपर ठंडी जैकेट पहनी हुई थी। अगरचे धूप में मुझे गर्मी लगती थी मगर मैं उसे फेंकना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे आगे कश्मीर जाना था जहां जनूबी हिंद के मुकाबले में मौसम ज्यादा ठंडा था। हम अल्लाह का नाम लेकर झोंपड़े से निकलकर उस तरफ रवाना हो गए जिस तरफ माधवी ने कहा था कि बदरुआई घाट का स्टेशन है। हम चाहते थे कि रेलवे लाइन पर किसी तरह पहुंच जाएं। दरिया बाएं जानिब था। अंधेरा अभी ज्यादा नहीं हुआ था। झोंपड़े के आसपास जो दरख्तों के जखीरे थे हम बहुत जल्द उनमें से निकल गए। आगे एक पगडंडी मिल गई जहां खेत थे। कुछ फासले पर हमें रेल के सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आ गई। मैंने कैप्टन जमशेद को बत्ती दिखाकर कहा अच्छा हुआ, रेलवे लाइन हमें मिल गई है। खेतों में से गुजरने के बाद हम रेलवे लाइन पर चढ़ गए। पीछे की जानिब देखा तो बदरुआई घाट स्टेशन की बत्तियां झिलमिला रही थीं। हमने आगे की तरफ रेलवे लाइन के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। हमें कुछ अंदाजा नहीं था कि आगे जो स्टेशन है वो कितनी दूर होगा। इतना जरूर अंदाजा था कि इस इलाके में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का फासला 3-4 मील से ज्यादा नहीं था। कैप्टन जमशेद ने कहा हो सकता है अगला स्टेशन कोई मामूली सा स्टेशन हो और गाड़ी वहां न रुकती हो। मैंने उसे जवाब दिया भाई जी, रेलवे वालों ने अगर वहां कोई स्टेशन बनाया है तो कोई ना कोई गाड़ी तो वहां जरूर रुकती होगी। हम किसी ऐसी ही गाड़ी का इंतजार करेंगे। मेरा ख्याल है कि हम रेलवे लाइन के साथ साथ कोई 3-4 मील तक चले गए। रात का अंधेरा गहरा हो गया था। बादल झुके हुए थे। लगता था किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। इस दौरान पीछे से एक गाड़ी आ गई। हम रेलवे लाइन से नीचे उतर गए। गाड़ी शोर मचाती जमीन हिलाती गुजर गई। डिब्बों में रोशनी हो रही थी। कुछ मुसाफिरों के चेहरे भी नजर आ रहे थे। ट्रेन गुजर गई। जमशेद ने कहा ये कोई मेल ट्रेन लगती है। मैंने कहा पैसेंजर ट्रेन भी होती तो हमें कोई फायदा नहीं था। ट्रेन के पिछले डब्बे की सुर्ख बत्ती दूर तक नजर आती रही। फिर उसे रात के अंधेरे ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। हम बहुत देर तक चलते रहे। हमारे जिस्म पसीने में शराबोर हो रहे थे। खुदा का शुक्र था कि बारिश नहीं शुरू हो गई थी, वरना वहां बारिश से बचने की कोई जगह नहीं थी। रास्ते में नदी नालों के 3-4 छोटे छोटे पुल भी आए। एक जगह हमने थोड़ी देर बैठकर आराम भी किया। उसके बाद फिर चलने लगे। काफी देर तक चलते रहने के बाद हमें दूर से सुर्ख बत्ती दिखाई दी। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा ये स्टेशन के सिग्नल की बत्ती है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इसके बावजूद हमें सिग्नल तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसका एक ही प्लेटफॉर्म था। छोटा सा एक कमरा था जिसमें रोशनी हो रही थी और एक आदमी बैठा बड़े से रजिस्टर पर कुछ लिख रहा था। प्लेटफॉर्म पर कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। उसका गेट भी खुला था। हम लाइन पर चलते हुए आए थे, चुनाचे सीधा प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। गेट के आगे छोटा सा बरामदा था जहां एक कुली कोने में बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा तुम प्लेटफॉर्म पर ही रहो, मैं कुली से गाड़ी वगैरह का पता करता हूँ। मुझे उस इलाके के लोगों का काफी तजुर्बा था। मैंने कुली के पास जाकर पूछा कि बदरुआई घाट से अगली गाड़ी कब आएगी। क्योंकि ये इलाका हैदराबाद दक्कन रियासत का इलाका था, इसलिए यहाँ के लोग तेलुगु जबान के अलावा खास तौर पर मुसलमान बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेते थे। अगरचे वो काफ को खाफ बोलते थे, जहाँ हमें ऐसा लगता था कि वो काफ को खाफ बोल रहे हैं। मैंने कुली से उर्दू में ही पूछा। उसने बैठे बैठे जवाब दिया तुम्हें कहाँ जाना है बाबू। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि इस लाइन पर आगे कौन कौन से शहर आते हैं। मैंने कहा भाई मुझे हैदराबाद जाना है।
जहाँ एक दोस्त के पास आया था वो नहीं मिला। सोचा बदरुआई घाट पर जाकर गाड़ी पकड़ने की बजाय जहाँ से कोई गाड़ी पकड़ लेता हूँ। पुली मुसलमान था, कहने लगा बाबू यहाँ कोई मेल ट्रेन नहीं ठहरती और हैदराबाद तो यहाँ से कोई गाड़ी सीधी नहीं जाती। मैंने कहा भाई साहब कोई पैसेंजर ट्रेन भी नहीं जाती। पुली ने कहा मियाँ जी रात 11 बजे एक पैसेंजर ट्रेन बदरुआई से आएगी, उसमें बैठ जाएं, वो आपको कदोपा स्टेशन पर पहुंचा देगी। वहां से आपको करनौल जाने वाली दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, वो गाड़ी आपको हैदराबाद ले जाएगी। समझ गए? मैंने कहा शुक्रिया भाई साहब, ये बताएं कि हैदराबाद का टिकट कहाँ से लेंगे? इसी स्टेशन से ले लीजिए। अंदर बाबू बैठा है। स्टेशन के ऑफिस का एक ही कमरा था जहाँ एक आदमी बड़ा सा रजिस्टर खोले उसमें कुछ इंतराज कर रहा था। मैंने जाकर आदाब अर्ज किया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा क्या बात है? मैंने कहा हैदराबाद के 2 टिकट चाहिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड के? मैंने कहा थर्ड के। वो मेरी तरफ देखे बगैर उठकर एक अलमारी के पास गया, उसमें से जर्द रंग के 2 टिकट निकालकर एक मशीन में डालकर उस पर तारीख डाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए जितने पैसे बनते थे वो बताए। उस वक्त उसने मेरी तरफ देखा मगर मेरे लिबास और मेरे हुलियत से उस पर कोई असर न डाला। मैंने पूरी रकम गिनकर उसके हवाले की और टिकट जेब में डालकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं कैप्टन जमशेद को इधर उधर देखने लगा। वो काफी फासले पर अंधेरे में से निकलकर बिजली के खंबे की रोशनी में आ गया और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैंने उसके पास जाकर कहा टिकट तो मैं ले आया हूँ, गाड़ी रात 11 बजे के बाद आएगी, पैसेंजर ट्रेन है, इसमें बैठकर हम गडोपा स्टेशन तक जाएंगे, वहां से हम करनौल जाने वाली गाड़ी पकड़ेंगे, वही गाड़ी हमें हैदराबाद ले जाएगी। और हैदराबाद से आगे कहाँ जाना होगा? मैंने कहा भाई जी पहले हैदराबाद तो पहुंच जाएं, उसके बाद जाहिर है वहां से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ जाना होगा। कैप्टन जमशेद ने कहा मैं भी यही चाहता हूं कि कश्मीर के महाज पर जाकर अपने हुर्रियत परस्त कश्मीरी जांबाजों के साथ मिलकर भारतीय काबिज फौज के खिलाफ लड़ूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मैंने पूछा कौन सी मजबूरी? कैप्टन जमशेद ने कहा मैं पाकिस्तान की जांबाज फोर्स का कैप्टन हूँ, अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से भारत की कैद में चला गया था, अब टैट से फरार हुआ हूँ तो फौजी डिसिप्लिन का तकाजा है कि मैं सबसे पहले अपने यूनिट में जाकर यूनिट कमांडर को रिपोर्ट करूं। मैंने कहा फिर तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम पहले पाकिस्तान जाकर यूनिट कमांडर को रिपोर्ट करो। वो बोला ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, मेरा ख्याल है मैं राजस्थान के इलाके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा क्या तुम इस बॉर्डर से वाकिफ हो? वो बोला 65 की जंग में मैं राजस्थान के महाज पर लड़ चुका हूँ, ये बड़ा वसी बॉर्डर है, वहां से मैं पाकिस्तान में दाखिल हो जाऊंगा। मैंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर ऐसा है कि हम हैदराबाद से सीधा जयपुर की तरफ निकल चलते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद मैं कश्मीर के महाज पर जाऊं। कैप्टन जमशेद ने कहा ये तुम्हारी मुझ पर इनायत होगी, क्योंकि तुम राजस्थान के भारत वाले इलाके से बहुत ज्यादा वाकिफ हो। इनायत की कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। हम इस छोटे से मजाफाती स्टेशन पर रात की खामोशी में एक खाली बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। रात 11 बजने के बाद पैसेंजर ट्रेन आ गई, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी। आकर स्टेशन पर रुकी, कुछ मुसाफिर ट्रेन से उतरे। ट्रेन पर चढ़ने वाले मुसाफिरों में हम सिर्फ 2 ही थे। गाड़ी देर तक खड़ी रही, फिर इंजन ने सीटी बजाई और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई प्लेटफॉर्म से निकल गई। 3rd क्लास के डिब्बे में काफी मुसाफिर थे। तकरीबन सभी मुसाफिर अपनी अपनी जगह पर या सो रहे थे या ऊँघ रहे थे। मैं और कैप्टन जमशेद डिब्बे के कोने में बैठे। ट्रेन की रफ्तार तेज नहीं थी, बस एक खास रफ्तार से चली जा रही थी। रास्ते में कोई भी स्टेशन आता तो खड़ी हो जाती। सारी रात गुजर गई। दिन निकला तो ट्रेन नीम पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। ये दक्कन की सतह मुर्तफा का इलाका था। जमीन पथरीली थी, सुरमई और सुर्ख रंग की पहाड़ियां थी। पहाड़ियां खत्म होती तो मैदान शुरू हो जाते, कहीं जंगल आ जाता, दरिया भी आए, नदी नाले भी आए, ब्रांच लाइन थी, कई स्टेशन आए जिनके नाम मुझे कभी याद नहीं रह सकते। सारा दिन ट्रेन चलती रही, फिर शाम हो गई, फिर रात का अंधेरा फैलने लगा। करनौल अभी तक नहीं आया था। रात के 11 बजे जाकर कहीं करनौल का स्टेशन आया। हमने खुदा का शुक्र अदा किया। ये काफी बड़ा जंक्शन था, जहां से हमें हैदराबाद जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। ये ट्रेन हमें 1.5 घंटे बाद मिली। वहां से हैदराबाद काफी दूर था। यूं समझ लें कि बाकी पूरी रात और दूसरे रोज का आधा दिन गुजर गया। तब कहीं जाकर हैदराबाद का स्टेशन आया। हैदराबाद का स्टेशन बड़ा बारौनक और खूबसूरत था। चूंकि हमारे सफर का प्रोग्राम तब्दील हो गया था और अब हमें कश्मीर की तरफ नहीं बल्कि राजस्थान की तरफ जाना था, इसलिए मैंने स्टेशन के बाहर निकलकर हैदराबाद से अजमेर शरीफ के 2 टिकट खरीदे और वापस आकर एक टिकट कैप्टन जमशेद को दिया और एक टिकट अपने पास रखिया। हैदराबाद से अजमेर शरीफ तक का रेल का सफर बड़ा लंबा था। सारे वस्ती हिंदुस्तान में से गुजरकर इंडिया के शुमाल मगरबी इलाके में जाना था। रास्ते में भोपाल के अलावा और भी कई बड़े बड़े शहर आए। अजमेर तक पहुंचने में हमें 1 रात और 2 दिन लग गए। अजमेर शरीफ राजस्थान में है और इंडिया का मशहूर शहर है। ये चूंकि इंडिया के बॉर्डर का शहर था, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। अजमेर शरीफ में मैं इससे पहले 2-3 मरतबा आ चुका था। हम जिस वक्त यहाँ पहुंचे दिन ढल रहा था।